दोस्तों बहुत कम वक्त बचा आपके बोर्ड एग्जाम का, इसलिए आप लोग जितना भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सेम उसी के बराबर आप है, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एक भी चीज एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन, क्योंकि आज की इस वीडियो में देखिए सभी क्वेश्चन आपको लगेगा कि सभी क्वेश्चन लगता है पूछा हुआ है, लगता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है सेम टू सेम कम से कम 5 से 6 मार्क्स इस वीडियो से पूछ ले। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका पार्ट 1 है, इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा। आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को देखना है, मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलना है, क्योंकि दोस्तों पढ़ सबको लेता है, लेकिन आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्फिडेंस जो है आपको नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसको प्लीज नोट करेंगे अच्छे से और बार बार उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या फिर ए और बी दोनों, या फिर यांत्रिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ। बिल्कुल सभी बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लेंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, हवा में होता है, शीशा में होता है, पानी में होता है, फिर निर्वात में होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वैक्यूम, यानी कि निर्वात में। प्रकाश का जो वेलोसिटी है सबसे ज्यादा जो है वो निर्वात में होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, फटाफट हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर हम लोग जब सभी धाराओं का बीजगणितीय योग निकालेंगे तो वो क्या होगा, शून्य होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, अनंत निकलेगा, धनात्मक निकलेगा, या फिर ऋणात्मक निकलेगा, निगेटिव या पॉजिटिव, या फिर जीरो, या फिर इंफिनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका सही होगा, वो है जीरो, यानी कि शून्य, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के हम लोग किसी भी बिंदु पर अगर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग निकालेंगे तो उसका जो मान होगा वो शून्य निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। वेटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग है वो क्या करने के लिए होता है, सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, या फिर सिर्फ अल्प प्रतिरोध को मापने में, या फिर उच्च और अल्प दोनों को मापने में, या फिर विभवांतरों के मापन में, यानी कि विभवांतरों को मापने में। तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो वेटस्टोन ब्रिज का जो प्रयोग है वह उच्च और अल्प दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, यानी कि विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है वो एम्पियर में मापा जाता है, या फिर वोल्ट में, या फिर ओम में, या फिर वाट में। कभी कभी आपको एम्पियर नहीं देगा, सिर्फ ए दे देगा, तो आपको उस समय भी समझना पड़ेगा। ए जो है एम्पियर को डिनोट करता है, वी जो है वोल्ट को, डब्ल्यू जो है वाट को, और ओम जो है ओम हम लोग 10 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 5 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वोल्ट में, यानी कि ऑप्शन बी। तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, कैसे, वोल्ट में मापा जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 6 हो जाएगा, किरचॉफ का बिंदु नियम। कभी कभी इंग्लिश में किरचॉफ लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। किरचॉफ का बिंदु नियम, जिसको हम लोग पॉइंट रूल बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो है पालन करता है, कौन सा सिद्धांत को पालन करता है, ऊर्जा की संरक्षणता का सिद्धांत को, या फिर आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत को, संवेग की संरक्षणता का सिद्धांत को, या फिर द्रव्यमान की संरक्षणता का सिद्धांत को। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको लग रहा है पूरा रिलेटेबल है, पूरा चुना हुआ क्वेश्चन है, पूरा चुनिंदा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से करना है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी। तो किरचॉफ का जो बिंदु नियम है वो पालन करता है आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जी हाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध और C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या होगा। देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में अब आपको ऑप्शन जो है वो दुगना कर दिया गया, ठीक है। पहले आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब आपको 70। इसलिए दोस्तों न्यूमेरिकल को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर जब भी आप सोल्व करेंगे तो कम से कम 4-5 मिनट ले लेगा। इसलिए न्यूमेरिकल को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। जो बच्चे इच्छुक है उसके लिए मैं आंसर बता देता हूँ, उसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा, क्योंकि जब आप लोग L/R और RC का जो विभिन्न सूत्र है इसका जब निकालेंगे तो दोस्तों उसका निकलता है M0L0T1 M0L0T1, ठीक है। 1 छुपा हुआ रहता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डिनोट करने का यही तरीका है, एम को भी लिखना पड़ेगा, एल को भी लिखना पड़ेगा, अगर ये दोनों नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग 0 दे देते हैं, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि समरूप वेग से जो चलायमान आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो उत्पन्न करता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को, या फिर सिर्फ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को। फटाफट 8 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेंज का नियम जो है पालन करता है, वो क्या करता है? बायो सावर्ट नियम का सिद्धांत को पालन करता है, संवेग संरक्षणता का सिद्धांत को, या फिर ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत को, या फिर आवेश संरक्षणता का सिद्धांत को। इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी को। ठीक है, तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत को क्या करता है? पालन करता है, ओबे करता है, फॉलो करता है। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरकत्व अल में बहने वाले आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होगी। सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको देना है। प्रेरकत्व एल यहाँ पर दिया हुआ, बहने वाले धारा आई दिया हुआ है भाई, और गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा का सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, मैग्नेटिक चैप्टर का है। 10 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर या फिर 1/2 एल आई स्क्वायर, आपको जैसे भी पढ़ना पढ़ सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है, तेजी से चलने वाले जो बीटा किरणें है वो क्या होता है? फोटोन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉन। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी जो दोलनी गति है वो क्या होती है? त्वरित होती है, या फिर आपका अवमंदित होती है, एक समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि धातु के बने किसी गोलक को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में जब उसको घुमाएंगे, तो उस समय जो उसकी दोलनी गति है वो क्या होगी? एक्सेलरेट हो जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी, या फिर अचानक रुक जाएगी, या फिर जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवमंदित, यानी कि अचानक रुक जाएगी। ठीक है, तो धातु के कोई भी गोले को अगर हम लोग किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, दोलन करेंगे, तो क्या होगी दोस्तों? अवमंदित हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को आविष्कारक कौन थे? यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये घटना, ये सिद्धांत किसने दिया था? इसके आविष्कारक कौन थे? लेंज, फैराडे, रूमकार, फ्लेमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है फैराडे, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब बहुत अच्छी आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फैराडे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक फैराडे था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम, वोल्ट, ओम, हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व जो एसआई मात्रक है वो क्या है? 14 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है हेनरी। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। स्वप्रेरकत्व जो एसआई मात्रक है वो होता है हेनरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी कि सबसे कम होती है? देखिए एक चीज आपको अनाउंसमेंट करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराई जाती है, इसलिए जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो ये कर ही रहे, सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, इसलिए आप लोग जरूर देखिए। वीडियो को आप लोग नहीं देखते, बहुत गलत बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चुनिंदा क्वेश्चन होता है उस चैप्टर से वही क्वेश्चन को करवाया जाता है, और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होती है, बस 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, देख लीजिए आपको। क्योंकि देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आपको मार्क्स नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव से कितना आएगा? 35 आएगा। आपको 70 मार्क्स गेन करना है, 70 में कम से कम आपको 60, 70 यानी कि 35 प्लस अगर मार्क्स लेंगे तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा ही, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है जरूर जाके देखिए। मैथ वाले का भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा गामा किरण। ठीक है, तो किस तरह की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है? तो गामा किरण की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो सबसे कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। यानी कि जो क्रांतिक कोण है वो सघन माध्यम, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम जैसे हवा, और हम लोग पानी को लेंगे तो हवा जो है वो विरल हो जाएगा, और वहीं पे पानी जो है वो सघन हो जाएगा। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, इसलिए बहुत इजी है। और आपतन कोण है जिसके संगत जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है वो कितना होगा? 0 डिग्री, 57, 90 या 180। तो 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, या फिर अवतल दर्पण से, या फिर समतल दर्पण में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो वस्तु से बड़ा और एक आभासी, ये दो प्रॉपर्टी दिया, एक आभासी और एक बड़ा, किस में बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अवतल दर्पण से। ठीक है, क्योंकि अगर आप उत्तल दर्पण का बात करेंगे और एक आपका समतल दर्पण का बात करेंगे तो यहाँ पर भी आभासी का मतलब काल्पनिक होता है, चाहे आभासी देते काल्पनिक देते दोनों सेम है। तो समतल और उत्तल दर्पण में जो है बिल्कुल आपका काल्पनिक तो होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन अवतल दर्पण का दोस्तों बात करो तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है जो कि यहाँ पर सिर्फ इसको फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन बी अवतल दर्पण को। ठीक है, और यहाँ पर दर्पण का बात हो रही है ना कि लेंस का, इसलिए चीज ध्यान रखिएगा। अब एक एमयू बराबर होता है, एक एमयू एटॉमिक मास यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻27 kg। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि एक उत्तल लेंस है
उसमें वस्तु और उसके जो वास्तविक प्रतिबिंब है उनके बीच का जो सबसे कम दूरी है वो कितना होगी, न्यूनतम दूरी कितना होती है, 4f से अधिक, 4f से कम, या फिर 2f के बराबर, या फिर 4f के बराबर। तो 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 4f के बराबर यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस और वस्तु के बीच का जो वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 4f के बराबर होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से जो बना समतुल्य लेंस है उसकी क्षमता कितना होगी, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, या फिर +2.5 या फिर -2.5। तो 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है +2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको बता रहा हूं न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना, प्लीज नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन आप कितना भी कर लीजिएगा तो मात्र 10 या 15 न्यूमेरिकल होगा, बाकी 65 क्वेश्चन में आपको कम से कम 35 ही बनाना है, इसलिए प्लीज न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। बच्चे गलती करते हैं, पिछले बार भी किए थे, बहुत बच्चे को बोला था, बहुत बच्चा बोला सर हम 35 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, बोले सर हम न्यूमेरिकल बना दिए थे, हम शुरू से बनाते जा रहे थे। शुरू से नहीं, बस उस क्वेश्चन को बना जो चंद मिनटों में, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाए, समझ रहे हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो फॉर्मूला आपको पूछ रहा है बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जी हाँ 1+d/f, ऑप्शन सी, डी 1+d/f। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है। एक व्यक्ति -2.5D क्षमता का चश्मा पहनता है और उसका जो नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहता है, यही पैटर्न पे रहता है। इसको जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है वो क्या करता है, व्यक्तिकरण को, परावर्तन को, या फिर ध्रुवण को, या फिर वन विक्षेपण को। तो 23 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ध्रुवण को, यानी कि ऑप्शन सी। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवण को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम से इसका तरंगदैर्घ्य होगा, कितना तरंगदैर्घ्य होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। तो निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश जो है अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो इस माध्यम इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो 4500 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती नहीं दिया हुआ, अनुक्रमानुपाती दिया हुआ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जेड पे पावर -2, जेड पे पावर -2 जो है आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 26। नाभिक की त्रिज्या कोटि होती है 10 पे पावर -14 मीटर, 10 पे पावर -15 मीटर, यानी कि नाभिक का जो त्रिज्या कोटि होता है वो कितना होता है, 10 पे पावर 60 या फिर 10 पे पावर -18 मीटर। तो 26 का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा 10 पे पावर -14 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10 पे पावर -14 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 27। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होती है वह बल है, यानी कि रदरफोर्ड के एक बिग अनाउंसमेंट, तनु क्लासेस वेबसाइट है हमारा, तनु क्लासेस। ठीक है, क्या है, तनु क्लासेस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो तनु क्लासेस आपको गूगल वगैरह में सर्च करना पड़ेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सिंपली ज्वाइन हो जाइए, इसी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल में क्रोम में जाकर के सर्च करें तनु क्लासेस, वहां पर जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो ये वीडियो अपलोड होने के 1-2 दिन बाद वो पीडीएफ आएगा, इसलिए आप 1-2 दिन बाद कीजिएगा, या फिर कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, बाकी जब भी हम वहाँ अपलोड करेंगे ये पीडीएफ को वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए बनाया गया उस चीज को। अब देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कूलम्ब बल, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल का कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है तो वो कौन सा बल है दोस्तों, कूलम्ब बल है। 27 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 28। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, यानी कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब जो है कोई उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में, उच्च मतलब हाई कक्षा से दूसरी कक्षा में जब एंट्री करेगा तो दूसरी कक्षा में एंट्री करने पर कौन सा श्रेणी हम लोग को प्राप्त होता है, लाइमन श्रेणी, बार्मर श्रेणी, बामर श्रेणी, या फिर पास्चर श्रेणी, या फिर फुंड श्रेणी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 28। हाँ जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है बार्मर श्रेणी, बामर श्रेणी, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका बामर श्रेणी जो है दूसरी कक्षा में कोई भी प्रवेश करेगा हम लोग को कौन सा श्रेणी मिलेगा, बार्मर श्रेणी, बामर श्रेणी। अब देखिए इस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 29, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, यानी कि कौन सा श्रेणी है जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी में भाग में पाया जाता है, लाइमन, बामा, पास्चर, या फिर ब्राइकेट। तो 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लाइमन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सी श्रेणी जो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है वो है लाइमन श्रेणी, ऑप्शन ए। लाइमन श्रेणी, बार्मर श्रेणी, यही सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कुछ घुमा के पूछता नहीं, इसलिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, टोटल 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को समझ लीजिए, कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, समझ गए अच्छे से। देखिए OR गेट का बुलियन व्यंजक होता है, जब भी यहाँ पर OR आ जाए तो OR का मतलब आपको समझना है प्लस,
ओ आर का मतलब प्लस, और वहीं पे अगर एंड आ जाए तो एंड का मतलब समझना आपको गुना, एंड आ जाए तो गुना और ओ आर आ जाए तो प्लस। अब ओ आर अगर आ जाएगा तो आपको प्लस समझना, एंड का मतलब गुना, लेकिन गुना को कहीं कहीं पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये अब आप लोग को आ गया होगा, किससे, पॉइंट से, ठीक है। तो ए डॉट बी जो यहाँ पर है ये गुना का काम करता है, और ये प्लस, प्लस का प्लस मतलब हो गया और यहाँ पर डॉट मतलब हो गया गुना। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ एंड गोट का बुलियन व्यंजक है, इसका मतलब यहाँ गुना का पूछ रहा है और यहाँ पर और का पूछ रहा है। तो और का जब भी क्वेश्चन पूछ देगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर प्लस का बात बोल चुका हूँ, ए प्लस बी बराबर वाई, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है ए प्लस बी बराबर वाई, ये आपको और गेट का बुलियन व्यंजक। अब यहीं पे अगर गुना आ जाए तो आपका हो जाएगा एंड गेट का। गुना कहां पर है तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर है ए डॉट बी बराबर वाई। अब दोनों को मिला करके एक बनता है आपका नॉट गेट, एक बनता है एंड गेट, तो दोनों को मिला करके एक नॉट गेट बनाया गया। अब नॉर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ आर जो है वो बाद में है और एंड जो है वो पहले है। ध्यान दीजिए, एंड पहले यानी कि नोट पहले है, ओ आर बाद में है। अगर एंड पहले है तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है, एन अगर पहले है, ओ आर अगर बाद में है, तो आपको सिंपली ध्यान यही देना है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे कि ओ आर जो बाद में है वो प्लस होना चाहिए। मतलब इसका यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिला दिया, एन को भी ओ आर को भी, तो जहां भी दो को मिला देगा तो ऊपर में बार आ जाएगा, लेकिन दोनों को अगर नहीं मिलाएगा तो वो सिंपल में रहेगा। तो सिंपल में अगर ये रहता तो ये और गेट का होता, ये और गेट का हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोग को नोर गेट का पूछा है, नर गेट का पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग को डी लगाना है क्योंकि यहाँ पर बार दिया हुआ है। तो ओ आर अगर यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ए प्लस बी ढूंढेंगे। अगर यहाँ पे एंड रहता, लास्ट में अगर एंड रहता यानी कि नंद गेट का जब पूछ लेगा, अगर आपको पूछ लेगा नंद गेट का पूछ लेगा, तो यहाँ पर ए एन डी है, तो ए एन डी की जगह आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई ढूंढना था, ये गुना ढूंढना था। ठीक है, आपको समझ में आ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन में 32 का, और 31 का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 31 का क्या ए होगा ना, 31 का सी, सॉरी यहाँ एंड गेट है ना यार, सॉरी सी होगा, और यहाँ पर 30 का ए होगा, 30 का ए, 31 का सी, और 32 का जो है आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका कितना, 33। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। सिंपली आपको जर्मेनियम और वगैरह का पूछा, 33 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जी हाँ 0.7 1.1। बहुत ही इजी और बेकार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को नहीं देखना, कभी पूछा नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, टीवी प्रसारण के लिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो आवृत्ति परास क्या, 30 से 300 हर्ट्ज, या फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 से 300 हर्ट्ज, या फिर 30 से 300 के किलोमीटर हर्ट्ज, या फिर 30 मेगा हर्ट्ज, या फिर जगह हर्ट्ज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, 30 से लेकर के 300 mHz। तो mHz को सिर्फ आपको ध्यान रखना, 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, mHz को ध्यान रखना। ठीक है, और कैपिटल MH है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाशीय तंतु है, संप्रेषण लाइन है, तरंग निर्देशक है, या फिर संप्रेषण और तरंग निर्देशक दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रकाशीय तंतु, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर फोटोन। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा फोटोन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फोटोन। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, वो है फोटोन। फोटोन जो है वो आवेश रहित होता है। अब यहाँ पर सिंपली एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है वो क्या होता है, फटाफट 37 का राइट आंसर बोलिए आप लोग। जी हाँ, फोर्स पर मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वो फोर्स पर मीटर होता है, फोर्स पर मीटर। 37 का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बहुत अच्छी। इसका आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अंतरिक्ष संचार में होता है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यक्तिकरण, या फिर सभी। तो 38 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑल, यानी कि सभी। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन भी, अपवर्तन भी, विवर्तन और व्यक्तिकरण चारों अंतरिक्ष संचार में होता है। अब यहाँ पर विद्युत तीव्रता की विमा पूछा है, सिंपली विद्युत इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का आपको सिंपली विमा पूछा, डायमेंशन पूछा। 39 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ml_t-3 I-1। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, ml_t-2 जो फोर्स का होता है, ml_t-2 वो अगर याद रख देंगे तो दोस्तों आप कोई भी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मैं बनाने के लिए बहुत वीडियो में बताया हूं, अगर आप लोग नहीं देखें तो वो वीडियो देख लीजिएगा। डायमेंशन निकालने के लिए चैप्टर 1 का हम लोग पढ़ाए। ठीक है, 39 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, गॉस के नियम अनुसार, सिंपली गॉस का नियम के अनुसार जो है जो दिया है, गॉस ने लॉ दिया उसको बताना है। 40 का बताएंगे, 40 का बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 5/q/ε0, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी गोला होता है तो गोले में जो चार्ज होता है उसी का मल्टीप्लाई होता है। मतलब गॉस का जो नियम कहता है, गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो वो निकलेगा 1/ε0। ठीक है, उनटू जो चार्ज दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर चार्ज जो है वो क्यू है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज को ले लिया, तो q/ε0 जो है राइट आंसर होगा। गॉस के नियम अनुसार राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो 41 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह है पृष्ठ घनत्व का मात्रक। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल पूछा है। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल आपको बहुत टाइम लगेगा और बेकार में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और वीडियो भी लंबी बन जाती है, इसलिए मैं भी कोशिश नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल सर बनाइए तो मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन प्लीज दुगना ऑप्शन है, प्लीज आप न्यूमेरिकल में बिल्कुल दिमाग मत लगाए, चाहे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कहीं भी दिमाग मत लगाए, बस आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ करके रखें, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं मेरे ऊपर इतना भरोसा रखिए, 100% आप दुगना क्वेश्चन कर देगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक टोटल 42 क्वेश्चन किए। इसी तरीके से हम लोग जितना भी आपको करवाएंगे आपसे, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए प्लीज सभी क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग रिवीजन करेंगे और एग्जाम का काफी कम समय बचा है, इसलिए सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बताते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, बस 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग देखते नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है, चाहे चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं, जैसे भी करते हैं जरूर देखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।